देखो एक ये चीज है कि एक्सपेरिमेंटल जो भी है इस टॉपिक में मैं आपको बोल देता हूँ, आप उसे सुन लीजिएगा। इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, थ्योरेटिकल भी और न्यूमेरिकल भी आता है इस पे। एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस एक ही बात है। हालांकि अगर मोलर शब्द हटा दो तो कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस अलग चीज है। इसके सिंबल्स, कंडक्टिविटी कंडक्टेंस की यूनिट अलग है, सिंबल अलग है, डेफिनेशन अलग है, तो ये एक वर्ड नहीं है। मोलर कंडक्टिविटी एक अलग वर्ड है। मोलर कंडक्टिविटी का जस्ट मतलब है कि आपने पानी में कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला है, 1 मोल, तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस या 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के आयन, यानी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जो आयंस बनाएगा, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के आयंस की कंडक्टेंस। अच्छा, इसका एक एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट होता है, सुनना उस बात को, उस पर क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हमें कंडक्टेंस निकालनी है तो कंडक्टेंस जो होता है वो 1 में रेजिस्टेंस होता है। सुनना जो भी कह रहा हूं, मान लीजिए हमको कंडक्टेंस निकालनी है, तो कंडक्टेंस जो होता है वो 1 में रेजिस्टेंस होता है। तो अगर आप अपना एक सॉल्यूशन जो आपने तैयार किया है, मान लीजिए ये आपका एक सॉल्यूशन है और इसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट अंदर मौजूद है। तो इस सॉल्यूशन का अगर आप रेजिस्टेंस निकाल लें तो इसी रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल करके 1 में रेजिस्टेंस करके आप कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। और अगर आपने इसकी कंडक्टेंस निकाल ली तो क्योंकि सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है तो उस कंडक्टेंस को मोलर कंडक्टिविटी बोला जा सकता है। दोबारा सुनिए मेरी स्टेटमेंट। हम इस सॉल्यूशन का इमेजिन करेंगे हम कि एक सॉल्यूशन है, उसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, हम उसका रेजिस्टेंस अगर निकाल लें तो रेजिस्टेंस से कंडक्टेंस निकल जाएगा और वो कंडक्टेंस मोलर कंडक्टिविटी होगी, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है अंदर। अंदर जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के आयन फ्लो करवा रहे हैं। अरे तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के आयन फ्लो करवा रहे हैं। अब देखिए, तो रेजिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है। जो अननोन रेजिस्टेंस होता है उसे व्हीटस्टोन ब्रिज से निकाला जाता है। हालांकि व्हीटस्टोन ब्रिज का फंक्शन मुझसे ज्यादा तुम्हें पता होना चाहिए और हमें यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज का फंक्शन नहीं पढ़ना है, हम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, बस एक छोटी सी बात है उन पे गौर करना। एक व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 रेजिस्टेंस लगे होते हैं इस टाइप से। इसके अलग डिजाइन भी बन सकते हैं। एक व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 रेजिस्टेंस लगे होते हैं। 3 रेजिस्टेंस ऐसे होते हैं जो ये समझ लीजिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज में हमेशा फिक्स होते हैं कि यहाँ एक लगा देते हैं, एक यहाँ, ये हमेशा से लगे होते हैं, एक यहाँ, ये पहले से लगे होते हैं 3 रेजिस्टेंस। इसे मान लो R4, इसे R3, इसे R1। ये 3 रेजिस्टेंस पहले से लगे होते हैं और इन रेजिस्टेंस या ये कह लीजिए रेजिस्टर, ये 3 रेजिस्टर पहले से लगे होते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट होता है। वैसे रेजिस्टेंस तो हर इंस्ट्रूमेंट जो करंट का यूज करता है, हर इंस्ट्रूमेंट जो करंट का यूज करता है उसे आप रेजिस्टर बोल सकते हैं, क्योंकि जो भी इंस्ट्रूमेंट करंट का यूज करता है तो करंट का यूज तभी किया जा सकता है जब करंट के फ्लो को रेजिस्ट किया जाए। एक एग्जांपल, जैसे बल्ब करंट के फ्लो को रोक कर ही तो ग्लो करता है ना,
तो बल्ब के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट है, जो फिलामेंट है, वो एक तरीके का रेजिस्टर है, यानी एक ऐसी चीज है जो करंट को रोकती है। यानी हर चीज का अपना रेजिस्टेंस होता है, फैन हो चाहे कुछ भी हो, जैसे ये सॉल्यूशन है। और कुछ इंस्ट्रूमेंट होते ही ऐसे हैं जिन्हें स्पेशली रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करने के लिए ही बनाया जाता है। तो ये वो 3 इंस्ट्रूमेंट है जिन्हें स्पेशली रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करने के लिए ही बनाया गया। ना ये हवा देते हैं, ना ये चीजों को, या ये फ्रिज का काम करते हैं, ना ये आरओ है। ये इंस्ट्रूमेंट कोई काम नहीं करता है, सिर्फ करंट के फ्लो को रोकता है। यहां पर आप अपना सॉल्यूशन लगा लीजिए, तो आपका सॉल्यूशन भी करंट के फ्लो को रोकता है, तो ये भी एक रेजिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन सॉल्यूशन पहली देखो, इसमें 2 प्रॉब्लम है। वो पूछेगा कि एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट जो होता है मोलर कंडक्टिविटी का, उसकी 2 प्रॉब्लम्स होती है मेन। एक्सपेरिमेंटली अगर आप मोलर कंडक्टिविटी को मेजर करना चाहते हैं तो आपके सामने 2 समस्याएं आएंगी। पहली समस्या वो बोलेगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज में सॉल्यूशन को कनेक्ट नहीं किया जा सकता है, लिक्विड थोड़ी कनेक्ट होते हैं, यहां पर कोई सॉलिड चीज होती तो कनेक्ट हो जाती। तो आप इसका आंसर देंगे कि हमारे पास इसका सॉल्यूशन है, हम कंडक्टिविटी सेल का इस्तेमाल करेंगे और कंडक्टिविटी सेल में सॉल्यूशन को भर लेंगे, ऐसे सॉल्यूशन कनेक्ट हो जाएगा। तो पहली प्रॉब्लम ये थी कि हम लिक्विड को व्हीटस्टोन ब्रिज में कनेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हमने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया। कैसे? ये इंस्ट्रूमेंट से, कंडक्टिविटी सेल से। अब इसका रेजिस्टेंस बोल लीजिए आप R2। अब दूसरी प्रॉब्लम सुनना, ये दोनों प्रॉब्लम पूछ ली जाती है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप डायरेक्ट करंट पास करते हैं, बैटरी लगा देते हैं और डायरेक्ट करंट पास करते हैं रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए, तो अगर आप डायरेक्ट करंट पास करते हैं तो डायरेक्ट करंट क्या करता है कि सॉल्यूशन के अंदर रिएक्शन करवा देता है। सपोज अगर आपने इसमें NaCl डाला होता पानी के साथ और आप इसमें डायरेक्ट करंट अगर पास कर दे, तो डायरेक्ट करंट में प्लस माइनस चार्ज होते हैं, पोल्स। तो डायरेक्ट करंट में जो पोल्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, एक तरफ प्लस होता है, एक तरफ माइनस। तो डायरेक्ट करंट क्या करता है, आयंस को अपनी ओर खींचने लगता है, प्लस की तरफ माइनस की तरफ, और केमिकल रिएक्शन करवा सकता है। जैसे NaCl और पानी में अगर डायरेक्ट करंट पास कर दिया जाए तो NaOH बन जाएगा। तो आप जो रेजिस्टेंस निकाल रहे होंगे फिर, तो वो NaCl का नहीं होगा, वो NaOH का निकल जाएगा, और NaOH में भी H2Cl2 मौजूद है, यानी सब काम बिगड़ जाएगा। तो करंट पास करते समय NaCl में कुछ होना नहीं चाहिए, वो NaCl ही रहना चाहिए। और इसके लिए आप अल्टरनेटिंग करंट का यूज कर सकते हैं। अल्टरनेटिंग करंट में ऐसे पोल्स नहीं होते प्लस माइनस, तो अल्टरनेटिंग करंट में ऐसी रिएक्शंस पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। तो 2 प्रॉब्लम थी। पहली, एक बार इसे ओरली याद कर लीजिए, मैं इसे लिखूंगा नहीं। पहली प्रॉब्लम ये थी कि अगर आप सॉल्यूशन से व्हीटस्टोन ब्रिज को कनेक्ट नहीं किए, व्हीटस्टोन ब्रिज में सॉल्यूशन कनेक्ट नहीं होता है, तो आपने कंडक्टिविटी सेल एक इंस्ट्रूमेंट बना लिया, इसमें सॉल्यूशन भर लिया, तो ऐसे ही कनेक्ट हो गया। दूसरी चीज ये है कि डायरेक्ट करंट केमिकल रिएक्शन करवा देगा और आपने उसके जगह अल्टरनेटिंग करंट का इस्तेमाल कर लिया। ये 2 प्रॉब्लम पूछेगा वो। ये NCERT रीड करनी होती है, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं ना जो आपसे सॉल्व नहीं होते हैं, कुछ भी दे देते हैं पेपर में। कई बच्चे मुझे टेस्ट भेजते हैं तो मैं देखता हूँ उसमें छोटी छोटी स्टेटमेंट पे क्वेश्चन होते हैं, तो वो क्वेश्चन आप कैसे करना चाहते हैं, डायरेक्ट मेरे वीडियोज सुन के करना चाहते हैं, ये नहीं होता। उसमें आपको NCERT को रीड करना होता है, वहीं से आते हैं वो छोटे छोटे क्वेश्चन। अब इसमें ये देखिए तरीका होता है कि इसे बैलेंस करके एक खास सिचुएशन पर जो R2 बाय R4 होता है ना, वो R1 बाय R3 के बराबर हो जाता है। या ऐसा मान लीजिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज में जो 4 रेजिस्टेंस लगे होते हैं उनमें 2 रेजिस्टेंस का रेशियो 2 के बराबर होता है। R2 बाय R4 R1 बाय R3 के बराबर होता है। अगर आपको R2 निकालना है, जो कि आपको पता नहीं है, तो आपको R4 की R1 से और R3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये तीनों आपको कैसे पता है? क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज में पहले से लगे हुए नॉन रेजिस्टेंस थे, 20 ओम 10 ओम 30 ओम जितना भी था, ये है अननोन रेजिस्टेंस। तो ये अननोन रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, लेकिन 3 रेजिस्टेंस आपको नॉन होने चाहिए, और वो नॉन ही होंगे। जहां से व्हीटस्टोन ब्रिज खरीदा है वो बता देगा आपको इनका रेजिस्टेंस क्या है। अगर आप रेजिस्टेंस निकाल लेंगे तो आप इसी R2 का
इसी रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कर दीजिए 1/r, तो आप निकाल लेंगे कंडक्टेंस। इसी तरह यहां लिखते हैं, इसी रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कर दीजिए तो आप कंडक्टेंस निकाल लेंगे। और आपके सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है तो आपकी कंडक्टेंस इस समय मोलर कंडक्टेंस है G = 1/r। अब r की जगह ρl/a। अब मैं इसे l को इधर ले जाता हूं, a को इधर, तो इक्वेशन हो जाएगी G × l ऊपर a नीचे l/a इक्वल्स टू 1/ρ। 1/ρ l ऊपर a नीचे। मगर ये l/a क्या है? l किसकी लेंथ है और a किसका एरिया है? l ये वाली लेंथ है, सॉल्यूशन की लेंथ, और सॉल्यूशन का ही एरिया है a, यानी कंडक्टिविटी सेल की लेंथ और कंडक्टिविटी सेल का एरिया। क्योंकि जो कंडक्टिविटी सेल की लेंथ है वही सॉल्यूशन की लेंथ है, और जो कंडक्टिविटी सेल का एरिया है वही सॉल्यूशन का एरिया है। अब आप ये सोचिए कि कंडक्टिविटी सेल बहुत ज्यादा अलग अलग साइज में नहीं आती है। ऐसा नहीं कि कंडक्टिविटी सेल मारी फिर रही है, किसी की लेंथ कुछ है, किसी की लेंथ कुछ है। कंडक्टिविटी सेल्स का एक फिक्स लेंथ और फिक्स एरिया में आती है। जैसे तो टेलीविजन आप खरीदने जाते हैं, आपकी मर्जी थोड़ी है कि आप कहेंगे कि मैं 45.5 इंच का लूंगा या मैं इतना छोटा लूंगा। वो कुछ 5-6 फिक्स साइज में आते हैं। आपको पहले से ही घर से अनुमान लगा के जाना पड़ता है कि मैं 21 इंची लूंगा, 14 इंची लूंगा, 35 इंची लूंगा, 55, ऐसे खुद ही सोच के जाना पड़ता है। तो ऐसे ही कंडक्टिविटी सेल की जो लेंथ और एरिया होता है वो बहुत ज्यादा टाइप का नहीं होता है। ये समझ लीजिए कि अगर आपके स्कूल की लैब में जो कंडक्टिविटी सेल होगी वो ज्यादा ज्यादा 1 होगी और उसका लेंथ और एरिया फिक्स होगा, तो आप क्यों ना घर से ही लेंथ और एरिया की वैल्यू डालकर याद करके चले जाएं कि l/a क्या आएगा। और l को और a को अलग अलग डाल के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट इतना लिखिए कि G = ये l/a क्या है? सेल कांस्टेंट। ये कांस्टेंट वैल्यू समझ लीजिए जैसे कि आपको बता दी जाएगी। ये दरअसल l/a का रेशियो होगा और ये सेल कांस्टेंट 1/ρ के इक्वल होगा, और 1/ρ होती है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टेंस में सेल कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करो तो कंडक्टिविटी निकलती है। याद रखना है इस रिलेशन को, इस पे न्यूमेरिकल आएंगे। आ गया समझ? तो छोड़ो इसे, फिर आगे चलेंगे, जल्दी बताओ। अब सुनो, स्क्रीनशॉट लो इसका। अब एक महा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे देखना मैं कैसे समझाता हूं। हल्के हाथों से इसमें आप एक बार जरूर बताइएगा सब कि समझ आता है कि नहीं। और भाई देखो, वो बात ठीक है कि मैं 6 दिन के लिए चला गया था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम 15 दिन और फीस नहीं दोगे। कई बच्चों का नेक्स्ट मंथ हो गया है। एडवांस तो छोड़ो, एडवांस तो भूल ही जाओ, ये तो कई बच्चों का तो नेक्स्ट मंथ ही हो गया है और वो फीस ही सबमिट नहीं करते हैं। कैसे से हो यार? अब ये नेक्स्ट क्लास में अपने फीस का मैटर क्लियर करके ही आना, वरना मैं आपको मैसेज करूंगा और फीस के लिए कुछ बोलूंगा तो फिर आप कहेंगे अच्छा नहीं है सर ये। तो आप नेक्स्ट क्लास से पहले जब भी आएंगे तो अपनी फीस का मैटर क्लोज करके आएंगे यहाँ पर। अब सुनो, अच्छा एक बात बताओ, ये टॉपिक हटाओ। मोलर कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी एक ही बात है, वो एक ही वर्ड है वो दोनों। मोलर कंडक्टेंस, देखो मोलर कंडक्टेंस मोलर कंडक्टिविटी सेम वर्ड है, कंडक्टेंस कंडक्टिविटी सेम वर्ड है, लेकिन कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस अलग अलग वर्ड है। अच्छा, मैंने 1 मोल KCl लिया, सुनना यहां से बात, स्टोरी ध्यान से। और 1 मोल KCl एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है जो ज्यादा टूटता है। और मैंने नॉर्मली बंदा कितना पानी लेता है? 1 लीटर। 1 लीटर पानी में मैंने इसको डाल दिया और ये टूटा, K+ बना Cl-, और जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया है लास्ट क्लास की,
लेकिन इक्विलिब्रियम अटेन हो जाने से पूरी तरह से नहीं टूट पाया। ये टूट तो रहे हैं मॉलिक्यूल, लेकिन जुड़ने भी लग गए हैं, तो दोनों फॉर्म बचने लग गई हैं, ये वाली भी ये भी। लेकिन मान लीजिए कि ये टूट गया ना 90%, हालांकि ज्यादा टूट जाता है 90% में, 10% ही बचा है और ये 90% है। और तोड़ने के लिए क्या करना चाहिए कि और तोड़ने के लिए फॉरवर्ड रेट को फास्ट करना पड़ेगा कि ये रेट फास्ट हो जाए फॉरवर्ड। आप कभी भी पढ़ेंगे ना इस चैप्टर को किसी रिफ्रेशर से, महंगी या कैसे भी, तो आपको इक्विलिब्रियम वहां से नजारा मिलेगा, मिलेगा ही दिखेगा नहीं। और जबकि इसके बिना आप जैसा देख रहे हैं कि इक्विलिब्रियम के बिना आप इसे समझ नहीं सकते हैं, लेकिन मेरे को समझ नहीं आता है कि लोग इसे समझाते कैसे हैं। और आप अगर इक्विलिब्रियम हैंडल नहीं करते हैं तो ये बड़ा आसान है इक्विलिब्रियम, आप उसको हैंडल नहीं करते हैं तो फिर कैसे काम चलेगा। K प्लस Cl माइनस 1090। अब सुनो, अच्छा फॉरवर्ड रेट फास्ट अगर कर दूं कुछ और समय के लिए तो हो सकता है ये 10% में से कुछ और कम हो जाए। इसके लिए आप पानी बढ़ा लीजिए, 5 लीटर पानी ले लीजिए, लेट सपोज। क्या होगा पानी लेने से? पानी लेने से अब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा वॉल्यूम में आ जाएगा। ज्यादा वॉल्यूम में जब आयन बनते हैं तो उन आयन के लिए एक दूसरे से दूर होने का मौका भी होता है, क्योंकि ज्यादा पानी है तो आयन K प्लस उधर भाग रहा है, Cl माइनस उधर भाग रहा है, तो K प्लस और Cl माइनस के लिए फिर जुड़ना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो ज्यादा पानी में है। तो पानी ज्यादा लेने से आपका KCl और टूटता हुआ नजर आएगा, और मैं कह देता हूं 2% बचा, और K प्लस प्लस Cl माइनस 98% टूट गया, यानी आयंस और बढ़ गए, है ना। तो दोनों केसेज में से इस केस में मोलर कंडक्टिविटी कम आएगी, इस केस में मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा आएगी वैल्यू, यानी इसे मोलर कंडक्टिविटी शब्द जाए भाड़ में। 1 मोल KCl यहां कम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा सकता है और यहां पर वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा सकता है क्योंकि आयन ज्यादा है। तो 1 मोल KCl मैक्सिमम कितनी वैल्यू दे सकता है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने की कैपेसिटी है मैक्सिमम, जब वो फुल कैपेसिटी से काम कर रहा हो, वो तब है जब 1 मोल KCl जितने आयन प्रोड्यूस कर सकता हो उतने कर दे, और वो आयन आसानी से, जितनी आसानी से फ्लो कर सकते हो उतनी आसानी से करें। और आसानी से फ्लो करने का तरीका है कि आयंस के बीच गैप ज्यादा हो, खुला हो सब कुछ इन्वायरमेंट, तो आयन ज्यादा फ्लो करता है। और ऐसा करने के लिए आप पानी को इनफाइनाइट अमाउंट में लीजिए, इनफाइनाइट, जैसे समुद्र जितना पानी कोई ले नहीं पाता है इनफाइनाइट अमाउंट में, याद रखना। अभी इमेजिन कीजिए, लेट सपोज कि आप इनफाइनाइट अमाउंट में पानी लेते हैं, तो फिर जो KCl है समझो मैंने इसे समुद्र में डाला, 1 मोल KCl समुद्र में डाला, तो जो आयन बनते हैं वो आयन कोई ऑस्ट्रेलिया निकल लेता है, कोई जापान। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक आधा आयन, एक K प्लस और एक Cl माइनस दोनों ही न्यूजीलैंड की तरफ निकल लें एक ही दिशा में, तो वो जुड़ भी सकते हैं, एक आधे के लिए चांस होगा। लेकिन अब नॉर्मली यहाँ आयंस का वापस मिलना मुश्किल है, K प्लस और Cl माइनस, तब आयन सिर्फ टूटेगा। टूटने के लिए तो दूरी से कोई फर्क नहीं है, KCl जहां होगा वहीं टूट जाएगा, लेकिन K प्लस Cl माइनस बन के एक दूसरे से भागेंगे दूर दूर, और इतना ज्यादा गैप होगा तो इनके लिए मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि अब जो KCl है वो ना के बराबर बचेगा, और 99.9999 तो ऑन जितना भी है परसेंट ये टूट जाएगा। तो ये 100% डिसोसिएशन मान लीजिए, या ऐसा कह लीजिए कि 100% अगर क्या हो जाए डिसोसिएशन 1 मोल KCl का या 1 मोल किसी दूसरे इलेक्ट्रोलाइट का, तो उस समय मैक्सिमम वो मोलर कंडक्टेंस देने लगता है, और मोलर कंडक्टेंस जो मैक्सिमम होती है उसे बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। अब बताओ आया समझ में लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस? तेजी से जल्दी जल्दी बताओ।
हम्म, ठीक है। अब मैं स्क्रीन शो ले लूँ एक बार अटेंडेंस। अब सुनो। तेरा गम मेरा गम। हाँ, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस स्क्रीनशॉट। अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस पे आ जाइए। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का साइन होता है डेल्टा नॉट एम, क्योंकि ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर होती है, तो नॉट लगाने का मतलब होती है एक फिक्स वैल्यू हो गई है। अब एक चीज देखिए, पहले इसकी डेफिनेशन लिख दूं। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता है? मैं कह देता हूं इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ वाटर। डाइल्यूशन का मतलब होता है सॉल्वेंट ऐड किया हुआ है बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा सॉल्वेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा पानी या बहुत ज्यादा कोई दूसरी चीज। तो इनफाइनाइट अमाउंट में डाइल्यूशन शब्द पे गौर कीजिए, पानी डालना। अच्छा एक चीज देखिए, डेल्टा एम जो होता है मोलर कंडक्टेंस, वो के बाय सी होता है। मोलर कंडक्टेंस जो होता है वो कंडक्टिविटी डिवाइड बाय मोलैरिटी होता है। मोलर कंडक्टेंस है, लिमिटिंग नहीं, वो लिमिटिंग है नॉट वाला। ये मोलर कंडक्टेंस कंडक्टिविटी डिवाइड बाय मोलैरिटी होता है। अगर मैं मैथमेटिकली देखूं तो जो मोलैरिटी होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिवाइड बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिवाइड बाय वॉल्यूम। अगर आप वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, ये V, तो इफ V इंक्रीज, नहीं रुक जाओ, इन डाइल्यूशन, जब आप डाइल्यूशन करते हैं तो V इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज, और वॉल्यूम इंक्रीज का मतलब C यानी मोलैरिटी डिक्रीज, और मोलैरिटी डिक्रीज का मतलब मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज। ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, देख लेना। डाइल्यूशन करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज तो मोलैरिटी डिक्रीज। देखो वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी कम, मोलैरिटी जितनी कम रहेगी, ये जितनी कम रहेगी उतना ही के कम डिवाइड होगा। मोलैरिटी जितनी कम रहेगी मोलर कंडक्टेंस उतनी ज्यादा आएगी। और मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस कब आएगी? मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कब आएगी? मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस तब आएगी जब C अप्रोच टू जीरो। लेकिन कंसंट्रेशन कभी जीरो नहीं हो सकती है। जीरो कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रोलाइट है ही नहीं। कंसंट्रेशन कम हो सकती है, 0.0000000000001, कम कम को ही यहाँ जीरो माना जा रहा है। जब ये ऑलमोस्ट जीरो होगी तब आपकी मोलर कंडक्टेंस मैक्सिमम होगी। चलो ये तो ठीक है। अब सुनो, एक इक्वेशन है जो डेल्टा एम और डेल्टा नॉट एम में रिलेशन बना देती है। आपकी मोलर कंडक्टेंस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से ही निकल सकती है। अगर आप मोलर कंडक्टेंस निकालना चाहते हैं तो एक नया फॉर्मूला है, और वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से निकल सकती है। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एक इलेक्ट्रोलाइट की फिक्स होती है, लेकिन मोलर कंडक्टेंस फिक्स नहीं होती है, क्योंकि मोलर कंडक्टेंस में एक मोल इलेक्ट्रोलाइट कभी ज्यादा आयन भी प्रोड्यूस कर सकता है, कभी कम भी। मगर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तब होती है जब वो मैक्सिमम आयन जितने प्रोड्यूस कर सकता है वो कर चुका हो।
तो वो हमेशा जो मैक्सिमम आयंस जो होते हैं वो तो उसके फिक्स ही होंगे ना, कि वो मैक्सिमम इतने आयन देगा। तो ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फिक्स होती है, तो आप इसके इस्तेमाल से मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। बस आपको इस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में थोड़े बहुत चेंज करने होते हैं कंसंट्रेशन के हिसाब से। यहाँ पर ए आरएनियस कांस्टेंट है, और आरएनियस कांस्टेंट की आप फिक्र मत कीजिए, क्योंकि ये तो आपको गिवन होगा। डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोलाइट, इसकी वैल्यू इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोलाइट। मगर जो सी है वो कंसंट्रेशन है, यानी मोलैरिटी। सी मतलब मोलैरिटी। अब आप देखिए कि अगर आपकी मोलैरिटी 0 हो तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आपकी मोलर कंडक्टिविटी मैक्सिमम हो जाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लेकिन अगर आपकी मोलैरिटी 1 भी हुई तो आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को वो माइनस कर देगी और आपकी मोलर कंडक्टिविटी कम आने लगेगी। अगर आप चाहते हैं कि मैक्सिमम डेल्टा नॉट एम आए तो आपको ये पूरा हिस्सा गायब करना होगा, उसके लिए सी को 0 बनाना होगा। आप इस सी को जितना ज्यादा बढ़ाएंगे डेल्टा नॉट एम को उतना ही ज्यादा सी माइनस करता चला जाएगा और डेल्टा एम उतना ही कम होता चला जाएगा। एक क्वेश्चन आया था ए के ऊपर नीट के एग्जाम में लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, ऐसा नहीं कि कहीं बहुत पीछे की बात नहीं है, और वो ये आया था कि इनमें से किस 2 इलेक्ट्रोलाइट के लिए ए की वैल्यू सेम रहेगी। अब कई ज्ञानी बच्चों ने सोचा कि ये क्वेश्चन कहीं बाहर से आया है, आकाश पाताल से, जबकि क्वेश्चन इक्वेशन के नीचे एनसीईआरटी में ही एक लाइन लिखी हुई है, उस पे से आया था। उस लाइन में लिखा है कि जो एबी टाइप होते हैं इलेक्ट्रोलाइट, जैसे NaCl, KCl, एक कैटायन एक एनायन, A+B- टाइप, और जो AB2 टाइप होते हैं और जो A2B टाइप होते हैं, एक कैटायन एक एनायन, एक कैटायन दो एनायन, दो कैटायन एक एनायन, तो जितने भी A+B AB टाइप है उनके लिए A की वैल्यू सेम रहती है, यानी NaCl, KCl, MgO, CaO, इन सभी इलेक्ट्रोलाइट के लिए A की वैल्यू सेम आएगी। इस टाइप के जितने भी होंगे CaCl2, MgCl2, CaO2, जितने भी इस टाइप के होंगे उनके लिए A की वैल्यू सेम होगी। इस टाइप के जितने भी होंगे उनके लिए A की वैल्यू सेम होगी आपस में। तो उन्होंने 2-3 इलेक्ट्रोलाइट दिए थे और ये पूछा था किस किस की A की वैल्यू सेम होगी, तो उन इलेक्ट्रोलाइट्स को बता देना था जो एक कैटायन एक एनायन दे रहे थे, जो सेम नंबर में कैटायन एनायन दे दे उनकी A की वैल्यू सेम होगी, और ये नीचे ही लिखा था इक्वेशन। अब सुनिए, तो ये डेल्टा एम वाली इक्वेशन पर जरा ध्यान रखना। अब आगे की बात पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखिए, अच्छा ये बताइए कि किसी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकलेगी कैसे? आप कहेंगे कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन करके समुद्र जितना पानी डाल के। अरे कौन डाल पाएगा समुद्र जितना पानी, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन कौन कर पाएगा, इतना पानी कौन डालेगा? कौन गारंटी लेगा कि आयन इतने दूर है कि वो एक दूसरे से नहीं जुड़ पाएंगे? वो सिर्फ एक इमेजिनेशन है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया जाए, लेकिन कौन बार बार इनफाइनाइट डाइल्यूशन करने के लिए बैठेगा? पहले वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन करे, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन करने से इतना बड़ा हो जाएगा सॉल्यूशन, और फिर उसका इतनी बड़ी कंडक्टिविटी सेल ढूंढ के लाए और उसमें उस सॉल्यूशन को भरे, और फिर जाके उसका रेजिस्टेंस निकाले। समझ रहे हो ना? अब कमरे जितना बड़ा हो गया सॉल्यूशन इनफाइनाइट डाइल्यूशन से, तो इतनी बड़ी कंडक्टिविटी सेल और इसे व्हीटस्टोन ब्रिज में पेलूंगा कैसे मैं? तो करना ये है कि तो फिर क्या करें, आप इसे मैथ से निकालिए। मैथ से दो चीजें देखिए, एक्सपेरिमेंट और मैथ। कई थ्योरी जो आप पढ़ते हैं
इवन आइंस्टीन का नाम लेने से ही ऐसा माना जाता है कि आदमी इंटेलिजेंट हो जाता है। और मोस्टली जो थ्योरी है आइंस्टीन की वो कभी प्रूफ ही नहीं हुई है, वो सिर्फ मैथ में जिंदा है, मैथमेटिक्स, मैथ में उसे प्रूफ किया गया है कि मैथ ने एक सॉल्यूशन निकाल के दिखाया है, इसे अब एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करना है। जो आप थ्योरी सुनते हैं ना, जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जैसे आप सुनते हैं कि थ्योरी ऑफ मल्टी यूनिवर्स, आप सुनते हैं डार्क मैटर, एंटी मैटर, डार्क एनर्जी, ये बहुत सारी चीजें जो सुनते हैं आप, कई ऐसी थ्योरीज हैं जिनके नाम मेरे को याद नहीं आ रहे आज। तो ये जो थ्योरीज हैं इनमें से मैक्सिमम थ्योरीज सिर्फ मैथ में जिंदा है। जैसे मल्टी यूनिवर्स है, मल्टी यूनिवर्स का आइडिया किसे आया, किसने ये एक्सपेरिमेंट सोचा कि मल्टी यूनिवर्स भी जिंदा हो सकता है। मल्टी यूनिवर्स का क्या मतलब हो सकता है ये देखते हैं। एक तो ट्रांसलेशनल यूनिवर्स होता है, एक मल्टी, दोनों सेम ही टाइप के होते हैं लगभग, यहाँ से समझ लीजिए। मल्टी यूनिवर्स का मतलब ये होता है कि जैसे मैं हूं, तो यहाँ ये दोनों मिक्स कर दिया है मैंने, ट्रांसलेशनल और मल्टी यूनिवर्स। जैसे मैं हूं, तो उनका कहना है कि मेरे जैसा ही एक सौरभ किसी दूसरे यूनिवर्स में भी मौजूद है, या हमारे यूनिवर्स में ही किसी दूसरे प्लैनेट पर। और वो सौरभ अलग अलग जिंदगियां जी रहा है, कहीं सौरभ डॉक्टर भी है और कहीं सौरभ वकील भी है और कहीं सौरभ टीचर भी है। यानी ये भी है कि मैं किसी जगह पर टीचर भी हूं, और टीचर में भी मेरी अलग अलग कंडीशन है, कहीं मैं गवर्नमेंट टीचर हूं, कहीं मैं प्राइवेट हूं, और कहीं मैं ऐसे ही किसी कमरे में पढ़ा रहा हूं, यानी कहीं गरीब हूं। और तो फिर सवाल है कि ऐसा क्यों मैंने सोच कैसे लिया ऐसा। ऐसा इसलिए सोच लिया, इसका आंसर है प्रोबेबिलिटी, राइट था। प्रोबेबिलिटी ऐसे कि दुनिया में अर्थ पर जितने सैंड पार्टिकल हैं उतने दुनिया में स्टार्स हैं, यानी जिनकी कोई गिनती नहीं है, जहां तक हमारी मैथ भी नहीं पहुंचती है, ना जाने कितने स्टार है। तो अगर इतनी ज्यादा स्टार्स हैं तो उनमें से जिन जगहों पर मान लीजिए कि हम रहते हैं, ह्यूमंस रहते हैं, उनकी संख्या भी हो सकती है, यानी ऐसे भी कई प्लैनेट हो सकते हैं जिन पर हम ह्यूमंस रहते हैं। अब अगर हम ह्यूमंस रहते हैं किसी जगह पर, तो सवाल ये होता है कि हम जो इस अर्थ पर लोग हैं वो 7 अरब हैं, और 7 अरब अलग अलग टाइप के हैं। और अगर हम किसी दूसरे यूनिवर्स में हैं, 7 अरब लोग और, तो 14 अरब लोग हो गए दुनिया में अलग अलग टाइप के। मगर सवाल है कभी तो कोई पर्सन रिपीट होगा, कब तक भगवान अलग अलग टाइप के ही पर्सन बनाता रहेगा। लेट सपोज कि एक सिंगल पर्सन भी रिपीट होता है, मान लीजिए कि भगवान ने सोचा कि अरे यार अब तो मेरे पास डिजाइन ही खत्म हो गए, कितने अलग अलग टाइप के आदमी बनाऊं, तो भगवान ने एक सौरभ बना दिया, मुझे रिपीट कर दिया। अब मुझे रिपीट करने में भी ये देखिए कि मुझे रिपीट करने में भी आप ये देखिए कि मुझे कितनी तरहों से रिपीट किया जा सकता है। अब मान लीजिए भगवान ने मुझे जब रिपीट किया, तो रिपीट करने में भी प्रोबेबिलिटी खत्म हो गई, कितनी बार रिपीट किया गया मुझे, कि वो प्रोबेबिलिटी भी खत्म हो गई है कि मुझे कितने टाइप से इस रूम में रिपीट किया जाए। तो भगवान ने क्या किया कि मुझे अलग अलग जॉब्स में रिपीट किया, अलग अलग यूनिवर्स में। तो ये सिर्फ सोच सोच कहां से डेवलप हुई है, मैथ से। तो ऐसे ही जो मैथ है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो एग्जिस्ट करती है वो मैथ में एग्जिस्ट करती है, और आप इसकी वैल्यू मैथ से ही निकाल सकते हैं, ग्राफ से। अब देखिए कैसे। अब मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं जिसमें एक तरफ लूंगा मैं मोलर कंडक्टिविटी और एक तरफ रूट सी। रूट करने का कुछ कारण है, एक तरफ मोलर कंडक्टिविटी, एक तरफ मोलैरिटी। ये मोलैरिटी है, जस्ट रूट मोलैरिटी घटेगी तो रूट सी भी तो घटेगा। और मैं ये लाइन खींचता हूं केसीएल के लिए। लेट सपोज कि मैं लाइन खींचता हूं केसीएल के लिए। तो ये लाइन क्या बता रही है, देखिए। नॉर्मली जब हम केसीएल लेते हैं तो केसीएल नॉर्मल कंसंट्रेशन पर भी 95% टूट जाता है। नॉर्मल 1 लीटर पानी में भी ये इतना टूट जाता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यानी ज्यादा टूटने के लिए बचा नहीं होता है। ये सोचिए 5% बचा है। फिलहाल ये जो वैल्यू है ये मोलर कंडक्टेंस है, क्योंकि
ये पूरी तरह से नहीं टूटा है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन 1 मोल तो है ये, तो 1 मोल है तो ये मोलर कंडक्टेंस है, मगर ये पूरी तरह से नहीं टूटा है। अब ये पूरी तरह से नहीं टूटा है तो ये समझिए टूटने के लिए रह कितना गया है, 5%। तो अगर मैं 5% और तोड़ भी लूं तो कुछ आयन और बढ़ जाएंगे या बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, बहुत ज्यादा टूटने के लिए बचे ही नहीं है। जो मैक्सिमम, वो ये ऑलरेडी लगभग मैक्सिमम वैल्यू ही दे रहा है, 5% और टूट जाएगा, थोड़े बहुत आयन और बढ़ जाएंगे और वो बन जाएगी फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यानी इसकी मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और हमारा ग्राफ भी स्ट्रिक्टली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होगा। आप इस बात पर गौर कीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप सोचें इलेक्ट्रोलाइट की तो है स्ट्रॉन्ग भी, ऐसा नहीं है। स्ट्रॉन्ग के लिए अलग चीज है, वीक के लिए अलग। तो इस समय मान लीजिए कि ये 50% टूटा हुआ था, अब ये लाइन लेफ्ट में जा रही है, ये 50% टूटा हुआ था और लाइन लेफ्ट में जा रही है, तो इसका मतलब है कि आप पानी डाल रहे हैं और कंसंट्रेशन घट रही है, लेफ्ट साइड कंसंट्रेशन घट रही है, ऊपर की तरफ मोलर कंडक्टेंस बढ़ रही है। अगर आपको ये समझना है तो ये समझिए कि लाइन अगर लेफ्ट में जा रही है तो कंसंट्रेशन डिक्रीज है, और अगर लाइन आपको ऊपर जाती दिखे तो डेल्टा एम इंक्रीज है। और लाइन दोनों तरफ जा रही है, लेफ्ट में भी ऊपर भी, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज। लाइन लेफ्ट राइट ऊपर, लेफ्ट और ऊपर दोनों तरफ जा रही है। आपने पानी डाला तो समझ लीजिए केसीएल टूट गया, थोड़ा पानी डाला, कंसंट्रेशन कम की, देखो यहाँ कंसंट्रेशन ये है, कंसंट्रेशन थोड़ी कम कर दी आपने, तो अब ये मान लीजिए टूट गया 70%। आपने कंसंट्रेशन और कम की तो ये टूट गया मान लीजिए 95%। तो यहां से आपने स्टार्ट किया, अब आपने कंसंट्रेशन और कम की पानी डाल के, वॉल्यूम बढ़ा के, तो ये टूट गया 98%। आपने कंसंट्रेशन और कम की तो ये टूट गया 99%, और कम की 99.99%। मगर एक चीज देखिए, आप इस लाइन से धोखा खा रहे हैं। अगर ये लाइन आप ऐसे ही लेते गए और ये यहां आके मिल गई तो समझ लीजिए कंसंट्रेशन जीरो हो गई, और कंसंट्रेशन जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे पास n की एक वैल्यू है और मैं वॉल्यूम बढ़ा बढ़ा के इसे घटा रहा हूं। आप ये सोचिए कि मैं कितना भी बड़ा वॉल्यूम लूंगा तो क्या n घट के जीरो हो सकता है? क्या डिवाइड होके आप ये इसे जीरो ला सकते हैं? अब आप किसी चीज को किसी से डिवाइड करके जीरो कैसे ला सकते हैं? कम हो जाएगी वैल्यू, वो माना मैंने कि मोलैरिटी कम आएगी, इसे बढ़ाता जाऊंगा बढ़ाता जाऊंगा बढ़ाता जाऊंगा, कम आएगी, मगर जीरो थोड़ी ना आ जाएगी। ये तो इनफाइनाइट डायल्यूशन एक इमेजिनेशन है, आप इसे जीरो थोड़ी बना पाएंगे। और अगर आप लाइन को यहां मिला रहे हैं तो ये जीरो, इसका मतलब एक्सपेरिमेंटली जब आप ऐसा करेंगे तो जिंदगी भर भी आप कंसंट्रेशन कम करेंगे तो भी ये लाइन आगे जाके मिलने वाली नहीं है। हाँ, ये बढ़ती रहेगी स्लोली स्लोली, इतना स्लोली बढ़ना स्टार्ट कर देगी ये, इतना स्लोली कि आप बुढ़ापा आ जाएगा, फिर आपके बच्चे पानी डाल के कंसंट्रेशन कम करेंगे, फिर आपके बच्चे, फिर उनके बच्चे, मगर ये लाइन ऐसी चलती रहेगी। फिर जब आपकी 7वीं पीढ़ी आएगी तो उनमें से एक बच्चे ने ये कहा कि क्या करना है, यही काम है क्या, हमारे पूर्वज भी यही करते आए हैं और हम भी यही करें क्या, इस लाइन को यहां मिलाने की कोशिश करें। तो इनमें से एक, तुम्हारे में से एक दिमागदार बच्चा था, उसने कहा कि एक बात बताओ पापा, पिछली 7 पीढ़ियों से ये लाइन सीधी चली आ रही है और आप ये भी देख रहे हैं कि लाइन में कोई खास अंतर नहीं है, पहले एक मोलर कंडक्टेंस इतनी थी, अब इतनी हो जाएगी मैक्सिमम। तो जब पापा ये लाइन सीधी ही चली आ रही है तो आप इसमें पानी डाल डाल के इसमें इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? ऐसा मान लीजिए ना कि ये लाइन यहाँ आगे मिलेगी बस, और अगर ये लाइन यहाँ आगे मिले, अब पापा कह रहे नहीं नहीं हो सकता है ये मुड़ जाए, अगर थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाएगी तो बात अलग है, लेकिन वैसे तो लाइन सीधी जा रही है, ऐसी कितनी मुड़ जाएगी आगे जाके, नीचे तो आ नहीं जाएगी, ऊपर की तरफ ही जाएगी, और ऊपर ऐसे तो हवा में तो चली नहीं जाएगी। तो ये बात सुन के मैं भावुक हो गया और मैंने कहा इतने दिन से मुझे आइडिया क्यों नहीं आया। इसे कहते हैं एक्स्ट्राप्लोएशन ऑफ ग्राफ, एक्स्ट्राप्लोएशन ऑफ ग्राफ।
तो ये ग्राफ का आपने एक्सट्रापोलेशन कर लिया और ये आ गई आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन 0। ये बात आई समझ में? इसमें इस एक्स्ट्रापोलेशन वाली बात को समझ के रखना जरा। एक्स्ट्रापोलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप सिर्फ का मतलब नहीं, मतलब अगर आप सच्चाई में देखें तो ये ग्राफ से भी नहीं निकलेगा। वो ये जबरदस्ती निकाला है आपने ग्राफ से, लाइन को जबरदस्ती मिला के, ऐसे ही तो है। वरना तो ये ग्राफ से भी नहीं निकलता। अगर आप वैल्यूज के भरोसे रहते तो आप कितनी भी वैल्यू निकालते रहते, लाइन आगे जाके कभी नहीं मिलती। तो एक चीज है कि क्या ये चीज वीक इलेक्ट्रोलाइट में अप्लाई होगी? क्या इस तरीके से वीक इलेक्ट्रोलाइट को टच किया जा सकता है? चलो देखते हैं। अब इस चीज पर जरा ध्यान रखना, ये पढ़ के समझ में नहीं आएगी। देखने में लग रही होगी तुम्हें आसान, पढ़ लेना चाहे कितनी भी किताबें, ये समझ में नहीं आएंगी। और मेरे तो शब्द ही ऐसे होते हैं, मैं तो लाखों रुपए मिलने चाहिए मेरे शब्दों के। इसका स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, अगर यही चीज मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट में करता तो क्या होता? आई एम सॉरी। ये देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट में ये CH3COOH है। अगर नॉर्मली आप इसे इसके भरोसे छोड़ेंगे एक आधे लीटर पानी में, जो नॉर्मल स्थिति होती है, 1 लीटर कोई फिक्स नहीं है, नॉर्मल जो पानी लिया जाता है, आदमी इतना ले लेगा ज्यादा से ज्यादा पानी, तो उसमें तो ये 95% बिना टूटे ही बच जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और 5% ही आपको ये टूटा हुआ नजर आएगा क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब ये देखिए, जब इसकी लिमिटिंग मोलर, फिलहाल तो ये मोलर कंडक्टिविटी है, 1 मोल लिया है मैंने और 1 मोल इतना टूटा है, 1 मोल ने इतने आयन प्रोड्यूस किए नॉर्मल कंडीशन पर, ये फिलहाल मोलर कंडक्टिविटी है। जब मैं इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालूंगा तो देखो 95% से कितना अंतर आएगा, क्योंकि उस समय ये 95% लगभग 0 हो जाएगा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस और लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस में बहुत फर्क होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट टूटने के लिए बचा है। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस में आपको 100% इथेनॉइक एसिड को तोड़ देना होगा, और उस समय, इस समय जो आयन है और उस समय जो आयन होंगे उनकी संख्या में भारी अंतर आएगा। तो इसकी लिमिटिंग और मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू में भी ज्यादा फर्क आएगा। पहले तो ये स्टेटमेंट समझना। दूसरी बात, पानी डालोगे तो इथेनॉइक एसिड पागल हो जाएगा, पागल ऐसे कि ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा। ये फट जाएगा मतलब कि आग नहीं लगेगी, फट जाने का मतलब टूटने के लिए तैयार बैठे हैं इलेक्ट्रोलाइट। इक्विलिब्रियम की वजह से अमाउंट जो है वो घट नहीं रही है इनकी, और अगर पानी डाल के इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दिया जाए तो एक तरफ भागेगी रिएक्शन फॉरवर्ड में और ब्लास्ट हो जाएगा आयंस का, बहुत सारे आयन अचानक से बनेंगे। तो यानी पानी डालते ही जो मोलर कंडक्टेंस है उसकी वैल्यू थोड़ा ही पानी डालने से बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी, और पानी डालोगे और ज्यादा बढ़ती नजर आएगी। यानी जो लाइन होगी वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में वो ऐसे स्टीपली आगे नहीं बढ़ेगी, बल्कि ऐसे जाएगी। इस लाइन का मतलब है कि आप कंसंट्रेशन उतनी कम नहीं कर रहे हैं जितनी मोलर कंडक्टेंस बढ़े जा रही है। यानी थोड़ा ही पानी डालने से, देखो एक तो लाइन ये है,
देखो एक लाइन तो होती है ये है, जैसे मान लो कि कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, मोलर कंडक्टेंस नहीं बढ़ रही है। एक है थोड़ी ऊपर कर दो, कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, मोलर कंडक्टेंस ज्यादा बढ़ रही है पहले के मुकाबले। उतनी ही कंसंट्रेशन में मोलर कंडक्टेंस और ज्यादा बढ़ी, उतनी ही कंसंट्रेशन में मोलर कंडक्टेंस, देखो कंसंट्रेशन सेम है ना। और ये लाइन क्या कह रही है कि कंसंट्रेशन बढ़ाते ही घटाते ही मोलर कंडक्टेंस भागी, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ ऐसा हो जाता है, ऐसा। और यही गड़बड़ हो जाती है। अब ये, अरे थोड़ा अच्छी लाइन बना रहा हूं, जबरदस्ती बना रहा हूं, ठीक सी दिखे, ऐसा हो जाता है। अब इस ग्राफ में देखो कि आप चाहते हैं कि कंसंट्रेशन 0 हो जाए, मैक्सिमम वैल्यू तभी आएगी। ये लाइन वापस इसी ऐसे होनी चाहिए, ये उस तरफ भागने लग गई थी। हाँ, अब इस लाइन को देखिए आप जरा, पानी डालूंगा तो लाइन और ऊपर जाएगी, पानी डालूंगा लाइन और ऊपर जाएगी। क्या लाइन अपने आप मिलेगी कभी? इसे थोड़ा ना पीछे रखो, तुम्हें नहीं दिख रहा है ये पानी वानी, इतने में देखो कितना दिख रहा है। हाँ दिख रहा है थोड़ा। अब देखो पानी डालूंगा लाइन ऊपर जाएगी, और ऊपर जाएगी, और ऊपर जाएगी, और ऊपर जाएगी। आप कहेंगे सर यहाँ नहीं मिलेगी, आपको पता है नहीं, अपने आप यहाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि अपने आप यहाँ मिलने का मतलब है कंसंट्रेशन 0। हालांकि ये अपने आप ये मिलने जा रही है उस तरफ, लेकिन मिलेगी कभी नहीं। देखो ये भी एक मैथ का हिसाब है, जादू है। जाएगी उस तरफ, बढ़ती रहेगी जिंदगी भर, जब तक आपका जीवन है बढ़ती रहेगी आगे, मगर मिलेगी नहीं अपने आप। आपको जबरदस्ती मिलाना पड़ेगा। और ध्यान से देखो, जबरदस्ती मिलाने का यहाँ चांस ही नहीं है, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि लाइन कहाँ जाके मिलेगी। क्या तुम्हें दिख रहा है लाइन कहाँ जाके मिलेगी? अब ऐसे मत कर देना कि यहाँ जाके मिलेगी, हमें पता नहीं है ये कितनी ऊपर चली जाए। क्या तुम्हें दिखता है कि लाइन तुम्हें, अब मेरी तरह से सोचो, क्या तुम्हें दिख रहा है कि लाइन कहाँ जाके मिलेगी? क्योंकि लाइन की कोई फिक्स दिशा नहीं है, इसकी सीधी वहीं टक्कर मारेगी। जल्दी बताओ, क्या तुम्हें लग रहा है कि लाइन कहीं जाके मिल रही है? कहाँ जाके मिलेगी तुम इसे पक्के तौर पर बता सकते हो? अगर तुम्हें ऐसा लगने लगे कि कहीं जाके मिल रही है, तो समझ लो कि तुम्हारा पूरा लेक्चर ही वेस्ट हो गया। तो इस लाइन को हम एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते, और अगर नहीं कर सकते तो हम इसे ग्राफ से नहीं निकाल सकते। वी कैन नॉट एक्स्ट्रापोलेट दिस ग्राफ। तो इसका मतलब वी कैन नॉट कैलकुलेट डेल्टा नॉट एम of weak electrolyte for नहीं डेल्टा नॉट एम बस हो तो गया, बाय ग्राफ, और नहीं बाय ग्राफ, हम ग्राफ से नहीं निकाल पाएंगे, ये लिखा है। तो हम डेल्टा नॉट एम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ से नहीं निकाल पाएंगे। तो कैसे निकालेंगे? कॉलरास्ट लॉ से। अब वो हम आगे पढ़ेंगे। अब अगली क्लास में मैं 6 बजे तक पढ़ाऊंगा, और इससे तेज ध्यान रखना। एक बार तुम बस एक काम करो कि जो लास्ट क्लास की तुमसे गलती हुई है, जिन्होंने वीडियो नहीं, वो पक्का इसमें कई स्टूडेंट ऐसे हैं गारंटेड, जिन्होंने लास्ट क्लास की वो वीडियो नहीं देखी है, इतना कहने के बावजूद। उसे देखो और इसे भेज रहा हूं, इसे देखो पूरे को, प्रीवियस वाली और ये वाली, और फिर मिलो मुझे परसों। और भाई नेक्स्ट क्लास तक तुम अपनी फीस का मुझे या तो स्टेटमेंट दे देना कि सर जी ये सिचुएशन है, और या फीस सबमिट करके, और जब फीस सबमिट किया करो तो मेरे को बताया करो, क्योंकि उन लोगों पे, मैथ और बायो वाले सर पे अपनी ही फीस इतनी आती है कि वो मेरे को क्या बताएंगे कि मेरी कितनी आएगी। तो मैं पूछूंगा फोन करके, हाँ रिसीव हो गई। अब मैं पूछूंगा फोन करके, फिर वो देखेंगे लिस्ट, या मुझे को टाइम देंगे कि इवनिंग तक बताता हूँ सर, तब बताएंगे वो मेरे को। तुम मुझे एक मैसेज करके बता दिया करो कि मैंने फीस सबमिट करा दी है इतनी, ऐसे। और जिसने करा दी है वो मुझे मैसेज कर दो, जितनों ने भी तुम में से करा दी है वो मुझे अभी मैसेज करो।
हाँ रश्मीत, मुझे मैसेज करो, फिर मैं लिस्ट बना लूँ, और फिर मैं तुम्हें परसों तक देखता हूँ किसने नहीं कराई है, और परसों तक कराओ अभी अपनी फीस सबमिट। ये भी मंथ लग जाएगा, अभी मैं तुमसे 20 तारीख को फिर बोलूंगा, ये मंथ भी तुम, महीना तो खत्म हो गया, अगला मंथ लग गया, और मेरे पे पैसे कहाँ से आएंगे, भुट्टे भूनूंगा मैं बाहर जाके, यहीं से तो आएंगे। चलो ठीक है भाई, ये भी आएगा अब सब रिकॉर्डिंग में, अभी से काटो, लंबा काम हो गया। चलो ठीक है, मैं तो ऐसे ही डाल रहा हूँ इसे, मैं नहीं काटता।